आदाब, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मंजरनामा की खास पेशकश में हम हाजिर हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात होने, पूरे देश की निगाह, पूरे मुल्क की निगाह उत्तर प्रदेश पर टिकी है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की अहमियत को समझा जा सकता है। अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो सियासी जमातों ने शुरुआत कर दी है। आज ही बीएसपी की मुखिया या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे मरकज की हुकूमत पर निशाना साधा है और मायावती ने एएमयू और जामिया के हवाले से भी बातें कही हैं कि एएमयू और जामिया का जो अक़लियती इदारा होने का जो पहचान उससे मुंसलिक है, उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सीधा सीधा हमला किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्हें अचानक दादरी की याद आ गई और उन्होंने कहा कि दादरी का जो वाकया पेश आया था उसमें बीजेपी के 3 लीडरान शामिल थे और अगर वजीर आजम कहेंगे तो वो नाम सामने पेश कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाहती है। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 2017 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों का किरदार क्या होगा, क्योंकि सबकी निगाहें मुस्लिम वोटर्स पे जरूर होती हैं। चूंकि खास करके अगर वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो बड़ा ही अहम इलाका माना जाता है, बड़ा ही असर वाला इलाका माना जाता है और मुसलमानों के किरदार से ही उत्तर प्रदेश में सरकार मुंतखब होती है, बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है। तो यूपी मिशन 2017 तमाम सियासी जमातों ने निगाहें पैनी कर दी हैं उत्तर प्रदेश के हवाले से। खास करके मुस्लिम रहनुमाओं की निगाहें ज़्यादा तेज़ी से उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान आज कहां खड़ा है और मुसलमान क्या सोच रहा है। आपको याद होगा कि जब 2012 में असेंबली के इंतखाबात हुए थे तो तकरीबन 68 मुस्लिम एमएलएस चुन करके आए थे और तकरीबन 40 एमएलएस बनने की दहलीज पे पहुंच के स्लिप कर गए थे, पिछल गए थे और वो दूसरी पोजीशन पे रहे थे। तकरीबन 100 के आसपास मुसलमान लीडरान उस मकाम पे थे जो असेंबली की दहलीज पे पहुंच सकते थे। ये बड़ी बात थी। लेकिन 2014 में जब लोकसभा के इंतखाबात हुए तो एक भी मुस्लिम कायद उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट की दहलीज पे कदम रखने में कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इसी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और इसी सूझबूझ के साथ जो 2012 की सूझबूझ थी उसी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और उसी के मुताबिक कदम को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि तमाम सियासी जमातों को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान क्या सोचता है या सियासी जमातें मुसलमानों के हवाले से क्या सोचती है या जो दलित समाज है, हमारा जो पसमानदा समाज है, उसके हवाले से सियासी जमातें क्या सोचती है और क्या समझती हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका हम तारुफ कराते चलें। इलियास मलिक साहब हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत। इलियास मलिक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और इरफान रसूल जो हमारे सीनियर मुआविन हैं, इरफान रसूल साहब आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। इलियास मलिक, सबसे पहला कमेंट आपसे लेना चाहेंगे 2017 मिशन की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है सियासी जमातों के लिए तो ये मिशन है ही, लेकिन अगर हम वोटर्स की हैसियत से देखने और समझने की कोशिश करें या आम इंसान की हैसियत से या इंडियन होने की हैसियत से समझने और देखने की कोशिश करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है आपको 2017 के हवाले से? देखिए, 2017 के इलेक्शन के बारे में तो जाहिर है गहमा गहमी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है और अब वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है जी। 2016 शुरू हो चुका है, 1 साल का वक्त है जी। लेकिन जो पिछला इलेक्शन था 2012 का, जिसका भी आपने तस्करा किया, उसमें और आज की सूरत हाल में थोड़ा फ़र्क है जी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त वो इलेक्शन था उस वक्त मरकज़ में जो हुकूमत थी वो यूपीए की हुकूमत थी जी। आज मरकज़ में एनडीए की हुकूमत है जी। तो इसके असरात भी होते हैं और होंगे। फिर अभी हाल में ही बिहार में इलेक्शन हुआ है, उसके असरात भी होंगे। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है, अगर आप मुसलमानों के हवाले से कहते हैं तो यूपी के इलेक्शन में कन्फ्यूजन मुसलमानों के लिए अभी फ़िलहाल है जी।
देखिए, जो पिछला इलेक्शन था उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं थी। अब उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी इलेक्शन अपनी पार्टी को लड़ाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट जो है वो कई जगह बंटने का खतरा है। उसमें मैं ये आपको बताता चलूं कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2012 का, उसमें वोट एक तरफा ज्यादा मेजॉरिटी वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में गया था, जिसके नतीजे में आपने जो तादाद 68 एमएलए की बताई, जिसके नतीजे में वो तादाद जीती और तकरीबन 40 एमएलए जो अभी आपने बताया कि दूसरे पायदान पर रहे, वो फिगर इस वजह थी कि मुस्लिम वोट असेंबली इलेक्शन में कम बटा था, ज्यादा नहीं बटा था। लेकिन अभी जो सूरत हाल आज की नजर आ रही है, कल के बारे में तो लोकसभा में मुंतशिर हो गया, लोकसभा में मुंतशिर हो गया। और अभी भी देखिए ऐसा है, समाजवादी का कुछ वोट ऐसा है जो समाजवादी को जाएगा, मुस्लिम वोट कुछ ऐसा है जो समाजवादी को जाएगा, लेकिन अक्सर वोट उनका खिसक चुका है, जो जाहिर सी बात है कि बटेगा। और वो बटने में वो मायावती जी की तरफ भी जा सकता है, वो कुछ कांग्रेस को भी मिल सकता है, वो जो अगर इस तरह की जो पार्टी सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टीज आती हैं, वो हाँ वो अजीत सिंह की है या मुस्लिम जो नाम से पार्टीज हैं, वो पीस पार्टी है और उलमा काउंसिल है और ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब लड़ने जा रही है, तो इन पार्टीज में भी बटेगा। तो अगर वोट बटता है तो उसका नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल 2012 में थी वो अब मौजूदा 2017 में नजर नहीं आएगी। यहाँ एक बात जो सबसे अहम है वो यही है कि जो वोट है मुस्लिम वोट, उसको ये समझना है, क्योंकि ये एक इम्तिहान है उनके लिए, उनको ये समझना और सबक लेना है बिहार से कि अगर वो मुत्तहिद होकर जिस किसी को भी समझते हैं कि वो उनके लिए बेहतर है, उसकी तरफ अगर उनका वोट जाता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर वो वोट मुंतशिर होता है, बिखरता है, बढ़ता है, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल अक्सर बदल जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि फिर उसमें नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। जी बिल्कुल। तो इरफान रसूल साहब, आपने सुना कि मुंतशिर होने का खदशा है, अंदेशा है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। क्या शायर ने कहा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इरफान रसूल, देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि न माजी अच्छा है, न हाल अच्छा है, अच्छे दिन आए कैसे, ये सवाल अच्छा है। जिस तरह से अभी इलियास मलिक साहब कह रहे थे कि बिखराव जो है, मुंतशिर होना, इंतशार जमहूरियत के लिए एक खतरनाक साइन है, वो किसी भी पार्टी के फेवर में हो या किसी की मुखालफत में हो। इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज है, मुत्तहिद होकर बदल डालो जमाने का निजाम, ये है। लेकिन फैज, हम उससे पहले आपको इधर लाएंगे, 3 नशिस्तों पर अभी इंतखाबात हो रहे हैं, देवबंद, बीकापुर और मुजफ्फरनगर। ये सेमीफाइनल के तौर पे है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की दस्तक 4 तारीख को बीकापुर में है और वो कैंपेन भी करेंगे। मलिक साहब ने जैसा इशारा भी किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुक्मरान जमात जो है, एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए तो लाजमी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मरकज के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि मरकजी हुकूमत जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, जो उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत थी, वो शायद अब वो रिजल्ट, वो नताइज उसके लिए सामने ना आए, चूंकि लोग हिसाब मांग रहे हैं। नहीं तो अगर 2012 असेंबली इंतखाबात की बात करें, चूंकि ये असेंबली इंतखाबात है, लोकसभा इंतखाब की तो हम बात कर नहीं रहे। मैं पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में मैंने ये बात कही कि इस बात की तवक्को होती है, जिसका तोहफा अमित शाह को मिल रहा है, जिसका जिक्र बार बार अमित शाह के लिए होता है कि 73 नशिस्तों पर उनको लोकसभा में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन क्या वो इसको दोहरा पाएंगे यूपी में? ये शायद मुझे लगता है नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है ये चीज। अब सवाल ये है कि बीएसपी का भी अपना वजूद है, तो कभी कभी ये होता है कि बीएसपी की हैसियत क्या है, ये सवाल नहीं है, बल्कि हुक्मरान जमात के जो वादे, इरादे और अमल है, उस पर जो तजाद है, उसका फायदा दूसरी जमात को साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर मिलने के आसार हैं। जी बिल्कुल।
इलियास मलिक साहब, आपने अभी बिहार के तनाजुर के हवाले से बात करी। आपने कहा कि बिहार में जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं तो वो रिजल्ट जो आया है सबके सामने है। आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन ने वहां जीत हासिल की और इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी की जमात ने भी वहां दस्तक दी थी, लेकिन वहां के वोटर्स ने, वहां की अवाम ने नकार दिया। क्या यूपी में ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि बिहार की जनता जो है वो ज़्यादा जागरूक है जी। यूपी में काश ऐसा हो जाए, लेकिन यूपी के ताल्लुक से कई बातें हैं। एक तो ये कि एक तो सूरत हाल ये है कि हमें वोटर से तवक्को जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सेकुलर पार्टीज हैं जो कहती तो हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन वो इस वक्त पर जब ऐसी सूरत हाल होती है कि जैसे बिहार में लोग मिल गए एक साथ, यूपी में क्या ऐसा हो पाएगा? ये एक सवाल बहुत बड़ा है जो अभी तक इसका जवाब नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल, अगर यूपी में कुछ पार्टीज एक साथ आए और वो शक्ल अख्तियार हो जो महागठबंधन की बिहार में थी जी, तो बिल्कुल नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि वो नतीजे फिर आपको उसमें बिहार की झलक नजर आएगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिग्नल, कोई ऐसा साइन नजर नहीं आया है। मुझे लगता है वो शायद नामुमकिन है। आपका इशारा मलिक साहब अगर एसपी बीएसपी की तरफ है तो शायद वो कुछ बड़ा कदम कोई भी उठा सकती, लेकिन ये कदम उनके लिए नामुमकिन है। ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर मान लीजिए, चलिए उसको तो नामुमकिन हम भी समझते हैं, लेकिन अगर बीएसपी है, कांग्रेस है या और जो दूसरी पार्टीज हैं, लोकदल है, ये वो अगर किसी दर्जे में मिले तो भी कुछ सूरत है किसी हद तक सेकुलर जी। क्योंकि देखिए एक बात आप ये समझिए कि ये जो वोटर है जिसको आप ये कहते हैं कि मुस्लिम वोटर, ये अभी तक तो वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है ये अगर इसको कोई सिम्त मिल जाती है, कोई डायरेक्शन मिल जाता है, तब तो ये उस तरफ चला जाता है जैसे बिहार में गया। लेकिन अगर इसको कोई सिम्त और डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जिसका अंदेशा है, तो फिर ये बिखर जाता है। और बिखरने के बाद आपको पता है कि बिखरने के बाद फिर वोट की कोई अहमियत नहीं और हैसियत नहीं रह जाती। तो उसका फायदा, क्योंकि हर एक का वोट बैंक है और वो वोट बैंक उसको अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको वो पार्टी जो है वो इख्तिदार में नहीं आएगी। तो सेकुलर वोट जिसको आप कहते हैं, वो वोट जो है वो बहुत सारे खानों में बट रहा है और उस बटने के नतीजे में। अच्छा इलियास मलिक साहब, एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि जैसे मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी ये समझती है कि मुस्लिम वोटर्स हमारी तरफ है, बीएसपी समझती है हमारी तरफ, जो नाम नेहाद सेकुलर जमातें हैं, मैं नाम नेहाद बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेकुलर जमातें, उसकी वजह यह भी है, उसमें जोड़ता चलूं और आपसे जवाब भी तलब करूंगा इलियास मलिक साहब, कि जैसे ही इलेक्शन का जमाना आता है, ये इलेक्शन का वक्त आता है, वैसे ही मुसलमानों की याद ताजा हो जाती है। आपको याद होगा 2012 असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया, कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और तमाम सियासी जमातों की कमोबेश यही सूरत हाल है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों की याद तब आती है जब इलेक्शन का वक्त आता है, तब मुसलमानों की याद आती है और मुसलमानों पर ही फोकस कर देता है। आपने देखा कि 2014 लोकसभा इंतखाबात जो हुए, पार्लियामेंटी इंतखाबात हुए, तो मुसलमानों पर फोकस ज्यादा किया जा रहा था, लेकिन उनका जो अपना वोट बैंक था वो खिसकता जा रहा था, उधर ध्यान नहीं देते। आखिर ये क्यों, ये इतना बड़ा तजाद क्यों? नहीं, देखिए, मुसलमान बहरहाल एक फैक्टर है और ये बात सही है कि अगर किसी पार्टी को, जो जैसे अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया नाम नेहाद सेकुलर, तो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती हैं, वो पार्टीज जो हैं उनके अपने जो वोट बैंक है, जैसे मिसाल के तौर पर बीएसपी है, उसका अपना एक वोट बैंक है जी, समाजवादी है, उसका अपना एक वोट बैंक है, कांग्रेस के पास तो कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं बचा, लेकिन जो कुछ भी है, तो ये जो वोट बैंक है, इसमें अगर मुस्लिम वोट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि जिसकी तरफ ज्यादा जाता है वो पार्टी जो है वो जीत जाती है। क्योंकि एक बात जो बहुत अहम है वो समझने की है कि एक तो ये कि मुस्लिम वोट जो है वो फ्लोटिंग वोट है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी का बंधुआ हो कि भाई इन्हीं को वोट देगा। पिछले से पिछले इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो क्या बीएसपी की तरफ झुकाव, पिछले इलेक्शन में समाजवादी की तरफ उससे ज्यादा बड़ा झुकाव हो गया।
तो ये जो है ये फ्लोटिंग वोट है, और ये पिछले से पिछले इलेक्शन में अगर बीएसपी के साथ था तो पिछले इलेक्शन में वो समाजवादी के साथ चला गया, और इसमें क्या सूरत हाल होगी अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आज जो सूरत हाल है जनरल इलेक्शन जिसकी आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आपने बात की, उसमें कुछ परसेंट बीजेपी भी ये क्लेम करती है कि कुछ परसेंट वोट उसको भी मिला है जी। वो कितना मिला कितना नहीं मिला वो एक अलग सवाल है। तो ये एक सवाल है इस वक्त कि क्या ये, अगर आप आज का डिस्कशन इस पर कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट पर, तो मुसलमानों के वोट को ये देखना पड़ेगा कि क्या मुसलमान सूझबूझ के साथ वोटिंग करेगा या अपने वोट को बांट देगा। दूसरा एक बात जो आपने कही थी उसका भी मैं जवाब दे दूं आपको, जो आपने रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात की, बिल्कुल हाँ, कि पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ये ऐलान किया था कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे इस कम्युनिटी को। मुझे तो पूरे 5 साल 4 साल गुजर गए, 5वां साल शुरू हो गया है, मुझे दोबारा कहीं ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। भी है, उसमें भी बात करेंगे। चूंकि आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश में ऐलान किया गया था तो दिक्कतें पेश आई थी, इस पे हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त ब्रेक का हो गया है, यानी कि वक्फे पे हमें जाना पड़ेगा। छोटे से वक्फे के लिए हम जा रहे हैं, फौरन लौटते हैं, हमारी ये खास गुफ्तगू जारी है। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि यूपी मिशन 2017, यानी यूपी में 2017 में असेंबली के इंतखाबात होने हैं, सबकी निगाहें यानी पूरे मुल्क की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि हमेशा ये बात कही जाती है कि मरकज़ की हुकूमत में अगर आपको कब्जा जमाना है तो आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते से आना होगा। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता कैसा हमवार हुआ बीजेपी के लिए। 80 में से 73 पार्लियामानी सीट पर कामयाबी हासिल की बीजेपी ने, और मरकज़ में
हुकूमत बना ली पूरे इत्मीनान के साथ, और दूसरी जो जमातें थी वो फिसिद्दी हो गई, कहीं नहीं रही। उसी पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुसलमान कहां जाए, किस तरफ जाए, कैसे जाए और कितनी सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इलियास मलिक, साबिक जनरल सेक्रेटरी, जो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल भी हैं ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत का, और हमारे सीनियर मुआविन इरफान रसूल। इलियास मलिक साहब, अभी हमने बात करी कि जैसे अभी रिजर्वेशन की बात की जा रही थी कि रिजर्वेशन का ऐलान क्या मंशूर में था, इंतखाबी मंशूर में था समाजवादी पार्टी के, लेकिन उस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। तो ये क्या हमारी भी कमी नहीं है कि हम अपनी बात को ठीक से मनवा नहीं पा रहे हैं और हम अब भी स्पेस तलाश रहे हैं, जगह तलाश रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि 2007 में जब असेंबली के इंतखाबात हुए तो मुसलमानों का झुकाव बीएसपी की तरफ था, 2012 में झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया, 2002 में समाजवादी पार्टी की तरफ था। तो अब भी हम स्पेस की तलाश में है, जगह की तलाश में, हमें जगह नहीं मिल पा रही है। नहीं, ये एक देखिए, जो रिजर्वेशन की अभी आपने बात की, रिजर्वेशन का वादा ही नहीं हुआ बल्कि वो मंशूर में था, और उसके बाद उसका कोई तस्करा नहीं हुआ। और उस वक्त भी हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो 18% रिजर्वेशन है ये मुमकिन नहीं है। देखिए, एक चीज जो वादा की जाती है उसमें ये होता है कि भाई अगर मुमकिन होगा और पार्टी की मर्जी होगी, उसके लिए कोशिश करेगा, उसके इम्कानात होते हैं। 18% रिजर्वेशन के इम्कानात ही नहीं थे उस वक्त ना आज, इसलिए कि देखिए 22.5% SC/ST रिजर्वेशन लगा हुआ है, 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, 49.5% से ज्यादा जा नहीं सकते, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता जी। तो रिजर्वेशन में अगर कोटा विद इन कोटा की बात जैसे कांग्रेस ने की थी, वो अगर उसकी बात होती तो वो भी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने 4.5% दिया था और वो भी नहीं हो सका। वो भी तो अगर उसकी बात होती तो शायद इस पे थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता था कि होगा, लेकिन 18% जो है वो तो ऐसी चीज थी जो कि बजाय नामुमकिन थी। लेकिन और बहुत से ऐसे वादे हैं, और अभी आपने तस्करा किया, भाई देखिए ऐसा है, अभी अलीगढ़ और जामिया का मसला। जी बिल्कुल, मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें मायावती ने जिक्र किया है, चर्चा किया है, एमयू के हवाले से उन्होंने बात करी है और जामिया के हवाले से उन्होंने बात करी है, और कहा है कि इसका जो अक़लियती इदारा होने का जो एक मतलब ये कहा जाए शक्ल इख्तियार किया जा रहा था या कराने की कोशिश की जा रही थी, उस पे हमला किया गया, उस पे ज़रब लगाया गया है। नहीं, ये जो वही मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि ये इस पर समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, इसलिए कि देखिए उन्होंने बीएसपी ने एक बात कही, मलिक साहब, और उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी, बरसरे इख्तिदार है सूबे उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन सब खामोश। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी जेडीयू और कांग्रेस और कुछ सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सभी 8 पार्टीज ने बाकायदा एक मेमोरेंडम वो किया है और वो दिया है कि भाई हम जो हैं वो इसके साथ हैं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और समाजवादी पार्टी उसमें समाजवादी पार्टी का नाम मैंने नहीं सुना, बीएसपी जो मेरे सुनने में आया है बीएसपी अलग से ऐलान कर रही है। जो जेडीयू के जनाब केसी त्यागी साहब हैं, जिनकी अगुवाई में उन्होंने सबसे साइन कराया एक लेटर पर, और ये बात कही कि नहीं भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि एक तो हुकूमत से बात की जाए और उसको बताया जाए कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं और ये 2 इंस्टीट्यूशन हैं, इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहने दिया जाए, इसलिए कि दोनों की एक तारीख है और दोनों जो हैं वो आर्टिकल 30 से अगर आप उनको, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल 30 कसौटी है, अगर कसौटी पर आप कसिएगा तो दोनों आपको नजर आएंगे। जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। इरफान रसूल, बहुत कम वक्त में, मुख्तसर से वक्त में, 30 सेकंड में, असेंबली इंतखाबात में एमयू का अक़लियती पहचान एक मुद्दा बन सकता है? 30 सेकंड में। नहीं, उसका आज मायावती ने जिक्र किया तो यकीनन वो पार्टी एंगल से ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम्स के कहीं ना कहीं एहतजाज इस बात का है पूरी दुनिया में एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेके। जामिया की भी बात उन्होंने की, तो यकीनन ये इशू बनेगा और बना हुआ है ऑलरेडी। 3 ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उनमें भी इसका जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, देखने वाली बात ये होती है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज कैसे आते हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इरफान रसूल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बात यहीं पे आके पहुंचती है कि 2017 में जो असेंबली इंतखाबात होने हैं उसमें मुसलमान बहुत ही अक्लमंदी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ उस जमात को वोट करे जिससे ऐसा लगे
कि उसकी भलाई हो, मुंतशिर न हो। हाँ मुंतशिर नहीं हो, बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, जब सूझबूझ का अपनाएंगे तो मुंतशिर नहीं। जी बिल्कुल, पार्टी जो भी तय करे, मुंतशिर नहीं, लेकिन इत्तेहाद का मुजाहरा करे, इत्तेहाद का मुजाहरा हो और सूझबूझ के साथ हो, ताकि अपनी बात को मनवाई जा सके, अपनी बात को रखी जा सके। ये बड़ा अहम सवाल है। हम आगे भी इस सिलसिले को लेकर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आदाब।